कल रात एक डेटा देखा और मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि पिछले साल 4300 मिलीनियर्स इंडिया छोड़ के चले गए। 2.25 लाख करोड़ भारत से ले गए। पहला रिएक्शन, चलो अच्छा हुआ अमीर लोग भारत से जा रहे हैं। पर फिर एक कैलकुलेशन किया, जब एक बिलियनियर इंडिया छोड़ता है तो 1000 मिडिल क्लास लोगों की रोजी रोटी छीन लेता है। 4300 मिलियनियर इन 2000 बराबर 43 लाख मिडिल क्लास जॉब डूब गए सब। और तुम्हारा प्रमोशन 2 साल से अटका हुआ है। रीजन है कि तुम्हारे कंपनी का इन्वेस्टर दुबई चला गया। तुम्हारे सिटी का 5 स्टार होटल एम्प्टी है। रीजन, हाई रिच क्लास ने लंदन और स्विट्जरलैंड में स्पेंड करना शुरू कर दिया। तुम्हारा इनकम टैक्स हर साल 5 से 7% बढ़ रहा है। रीजन है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर थे वो देश से निकल गए। पर ये लोग क्यों जा रहे हैं? विराट कोहली गुड़गांव की प्रॉपर्टी सोल्ड, अपना 180 स्टार्टअप सोल्ड और लंदन में प्रॉपर्टी लेकर अनुष्का के साथ शिफ्ट हो गए। जीरोधा के फाउंडर दुबई में ऑफिस खोल लिए। पर सबसे बड़ा धोखा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, जो कि देश की सुरक्षा करते हैं, उनके बेटे ब्रिटेन में दिखाई देते हैं। वहीं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कि आत्मनिर्भर भारत के नारे देते हैं, उनके बेटे यूएसए में दिखते हैं। मतलब जो लोग देश चलाते हैं उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते। और हमसे मिडिल क्लास से कहते हैं देश के लिए सैक्रिफाइस करो। एक मिनट, मैं तुमसे सीधा पूछता हूँ, अगर तुम्हें कल एक ऑफर आए फॉरेन कंपनी में सेम जॉब, डबल सैलरी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तुम क्या करोगे? ऑनेस्ट आंसर बताओ, जज नहीं करूंगा, बस पैटर्न समझना है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 विलन्स दिखाऊंगा जो इंडिया के क्रिएटर्स को बाहर धक्का दे रहे हैं। पहला विलन भारत का टैक्स ट्रैप, जहां 10 करोड़ कमाओ इंडिया में तो 6.5 करोड़ टैक्स दे दो, और वही सेम दुबई में खाली 4.25 करोड़ का टैक्स होता है। दूसरा विलन है क्वालिटी का कोलैप्स। दिल्ली, मुंबई सब पॉल्यूशन से भरे हैं। तुम्हारी जिंदगी से 12 साल ये पॉल्यूशन चुरा लेगा। और गुड़गांव का वाटर लॉगिंग तो सुना ही होगा, जिसमें इस साल 8 लोग मर गए थे सिर्फ मानसून सीजन में। और बेंगलोर के वाटर क्राइसिस में 34,000 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने टैंकर के लिए लोग भरते हैं। और तीसरा विलन है सक्सेस। 1947 में कहते थे देश के लिए जियो, 1991 में कहने लगे फॉरेन बेटर है, और 2024 में कह रहे हैं अगर तुम इंडिया में हो तो लूजर हो। ये कैसे डीएनए में भारत के कोड हो गया? पर एक ट्विस्ट है, 68% एनआरआईज वापस भारत आना चाहते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम इतना टॉक्सिक हो गया है कि जो क्रिएट कर रहे हैं वो भाग रहे हैं। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें डेटा दूंगा, फैक्ट दूंगा और कैलकुलेटर लेके मैथ करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड में एक सॉल्यूशन भी दूंगा। क्योंकि इंडिया का 2.25 लाख करोड़ जा चुका है, पर तुम्हारा फ्यूचर अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिश लॉट। तो इंडिया को देखने के असल में 2 लेंस है। लेफ्ट लेंस से देखो तो गवर्नमेंट और मीडिया की नैरेटिव दिखाई देती है, जिसमें भारत 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी, विश्व गुरु बन चुके हैं। 2030 का डिकेड इंडिया का है और ईज ऑफ लिविंग यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। पीएम मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि वी हैव मेड लाइफ इजियर फॉर सिटीजन। और इसी को राइट लेंस से देखो तो ग्राउंड रियलिटी सामने है। आम आदमी एमबीए ग्रेजुएट का ऑफर लेटर आज 25,000 रुपए मिलता है। किंडरगार्टन की फीस 4 लाख हो गई है सालाना। हॉस्पिटल में डिलीवरी का 2 से 5 लाख लगता है, और फ्लड में 8 से 10 लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। टैक्स भर के क्या मिलता है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, प्राइवेट सोसाइटी में रहो, और फिर लोग घर से निकलते हैं तो भगवान से प्रे करते हैं बस शाम को सही सलामत घर पहुंच जाएं। दोस्तों, आज लेफ्ट लेंस की बात नहीं करूंगा, वो चीज जो तुम रोज टीवी पे देखते हो। आज राइट लेंस की बात करेंगे, क्योंकि डेटा बोल रहा है इंडिया का बेस्ट और ब्राइटेस्ट फ्यूचर भारत से भाग रहा है। और जब वो जाएंगे, टैक्स का बोझ तुम्हारे कंधे पे छोड़ जाएंगे। 3 विलन है इसके पीछे। पहला विलन ध्यान से समझिए, भारत का टैक्स सिस्टम, जो ऑनेस्ट लोगों को छोड़ के सबको बचाता है। एक सक्सेस स्टोरी इमेजिन करो, मिडिल क्लास से ऊपर आए, मेहनत किया, स्टार्टअप बनाया और एग्जिट मिला, 10 करोड़ की एनुअल इनकम। सोचते हो सपना पूरा हो गया? नहीं, पहले तो गवर्नमेंट को दो, जिसके इनकम टैक्स पे बेस रेट 30%, सरचार्ज 7%, हेल्थ और एजुकेशन से 4%, कुल मिला के टैक्स हो गया 42%। मतलब आपका 4 करोड़ 27 लाख रुपए ऐसे ही चला गया। पर रुको, अभी पूरा नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट भी तो किए होंगे, तो कैपिटल गेन भी तो देना होगा। लॉन्ग टर्म 12.5%, शॉर्ट टर्म 20%, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 1 करोड़ और हो गया। अब रोज का खर्चा भी करता है आदमी,
हर चीज पे जीएसटी, पेट्रोल पे 18%, रेस्टोरेंट पे 18%, शॉपिंग पे 12 से 18%। इन सबको जोड़ के एनुअली करीब 50 लाख हो तो जीएसटी 9 लाख लगता है। कुल मिला के 10 करोड़ की इनकम पे 6 करोड़ 36 लाख चला गया। तुम्हारे हाथ में बचा कुल 3 करोड़ 64 लाख। दुबई में सेम 10 करोड़ कमाए हो तो कॉर्पोरेट टैक्स 9%, पर्सनल इनकम टैक्स 0, जीएसटी और वैट खाली 5%, टोटल 14% का टैक्स, मतलब 1 करोड़ 40 लाख खाली टैक्स, बाकी 8 करोड़ 60 लाख तुम्हारे पास। डिफरेंस खुद देख लीजिए। इंडिया और दुबई के टैक्स में करीब 5 करोड़ का गैप यहाँ 10 करोड़ की इनकम पे दिखाई देता है, और 10 साल में देखें तो ये करीब 50 करोड़ का डिफरेंस हो जाता है। ये ग्रीड नहीं है दोस्तों, ये मैथ है। पर ये तो हाफ स्टोरी है, असली धोखा अभी बाकी है, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ कुछ लोग दे रहे हैं। इंडिया में सिर्फ 2 से 3% लोग टैक्स देते हैं, बाकी 97% जीरो इनकम टैक्स देते हैं। पर ये 2 से 3% लोग लूपहोल्स निकाल लेते हैं, जिनसे बड़े लोग बच जाते हैं। अब ये अमीर लोग पहला लूपहोल निकालते हैं कि खुद का ट्रस्ट बना दो। इंडिया में वेल्थ ट्रांसफर फैमिली ट्रस्ट के थ्रू टैक्स फ्री करीब हो जाता है। एग्जाम्पल, अंबानी फैमिली ने करीब $23 बिलियन फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर किया, जिसपे जीरो टैक्स था। और मिडिल क्लास अगर एफडी तोड़ के अपने बच्चे की पढ़ाई में दे दे तो क्वेश्चन इनकम टैक्स से खड़ा हो जाता है। दूसरा लूपहोल जो ये बनाते हैं बड़े बिजनेसमैन, अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं। डोनेशन दिखाते हैं 50% डिडक्शन, पर ट्रस्ट के बोर्ड में कौन होता है? इनके भाई, बेटे और भतीजे। फंड्स का यूज सोशल वेलफेयर नहीं, मतलब फैमिली का वेलफेयर हो जाता है। ये प्रोसेस लीगल है, पर एसेसिबल सिर्फ अवेयर लोगों को। तीसरा लूपहोल ये निकालते हैं, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। असल में सेक्शन 54 भारत का कहता है, अगर तुम एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी में इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जीरो टैक्स हो जाता है। अमीरों की स्ट्रेटजी है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचो और 12 करोड़ की खरीद लो, प्रॉफिट 2 करोड़ का टैक्स फ्री हो जाता है, और यही हर 2 साल पे रिपीट करो। और मिडिल क्लास 50 लाख का फ्लैट बेचा, 60 लाख कमाया, टैक्स 1,25,000 भरा और टीडीएस ऑटोमेटिकली कट गया। और बड़े बिजनेसमैन चौथा लूपहोल निकालते हैं, शेल कंपनीज बना के। बहुत से बड़े बिजनेसमैन 15 से 20 शेल कंपनीज रखते हैं। एक्सपेंसेस यहां दिखाओ, इनकम वहां दिखाओ, लॉसेस यहां दिखाओ, नेट प्रॉफिट 0 पे 0, जिसपे टैक्स मिनिमम हो जाता है। और एक सैलरी वाला मिडिल क्लास महीने की शुरुआत में ही उसका टीडीएस कट जाता है। एस्केप का ऑप्शन ही नहीं है। 2024 में 4300 मिलेनियर इंडिया छोड़ के चले गए, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था टैक्स वर्सेस सर्विस रिसीव्ड। क्योंकि टैक्स देने के बाद भारत में मिलता क्या है, और यही है दूसरा विलेन। इंडिया में जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। आइए डेटा से ही शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के रेजिडेंट्स अपनी जिंदगी के 8 साल से ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से खो रहे हैं। 8 साल, मतलब अगर तुम्हारी डेथ 70 की एज में होनी है नेचुरली, तो तुम पॉल्यूशन की वजह से 62 में ही डेथ हो सकती है। ब्रायन जॉनसन याद है? हाँ, वही एंटी एजिंग वाला मिलेनियर। निखिल कामत के पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग में बीच से वो छोड़ के चले गए थे। रीजन था एयर क्वालिटी इंडिया में उनके लिए अनबेरेबल थी। ये एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बनी थी। अगर आप दिल्ली का आज एक्यूआई ही देखिए तो आपको 400 तो नॉर्मल लगने लगा है। वहीं दुबई का एक्यूआई 100 के नीचे है, सिंगापुर का 60 से नीचे है। अब तुम्हारा बच्चा इस हवा में सांस ले रहा है, हर दिन स्कूल जाते समय, पार्क में खेलते समय और घर में सोते समय। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ऑड इवन लगा देते हैं जी, पराली पे हमने बैन लगा दिया है, फैक्ट्रीज बंद करेंगे। टेम्पररी सीजनल ड्रामा होता है बस। परमानेंट सॉल्यूशन वो तो कुछ भी नहीं। और हवा छोड़ो, पानी की बात करते हैं। 2024-25 में बेंगलोर में वाटर क्राइसिस तेजी से बढ़ा। आईआईएससी बेंगलोर की रिपोर्ट बताती है कि 79% से ज्यादा बेंगलोर के रेजिडेंट सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। एवरेज हाउसहोल्ड आज बेंगलोर में 25,000 रुपए प्राइवेट टैंकर पे खर्च कर रहा है, और साथ में वाटर टैक्स जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्लूडेड होता है। तो टैक्स देने के बाद पानी खरीदना पड़ रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर लीजिए तो 2025 की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में मॉनसून डेथ 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और दिल्ली, गुड़गांव तो इस बार वाटर पूल बना हुआ था मॉनसून सीजन में। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी इंडिया का देख लीजिए तो 2023 का डेटा कहता है कि 4,40,000 डेथ एक्सीडेंटल थी, जिसमें 34% लिंक था इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो गया। अकेले दिल्ली में 350 से ज्यादा बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, 2024 से 55% ज्यादा। देश में रोड पे लोगों से ज्यादा गड्ढे हैं, जिससे 2100 से ज्यादा नेशन वाइड डेथ हुई है। और ओपन मैनहोल्स को तो छोड़ ही दीजिए, हर दिन 2 डेथ ओपन मैनहोल की वजह से होती है। मतलब
मेजॉरिटी इंडियन डर के साथ आज जी रहा है रोज। और अब हेल्थ केयर की बात करें तो 2024 में कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उसके साथ रेप और मर्डर होता है। हॉस्पिटल के अंदर जहां लोग जिंदगी बचाने आते हैं, वहां डॉक्टर की जान भारत में ही खतरे में है। अब डॉक्टर को छोड़िए तो हॉस्पिटल की सर्विसेज ही देख लीजिए। आप दिल्ली एम्स जाइए, जहां वेटिंग लिस्ट देखेंगे तो कैंसर की सर्जरी के लिए 6 से 8 महीना लगेगा। कार्डियोलॉजी में ओपीडी 3 से 4 महीने की वेटिंग है। वहीं यूएस हेल्थ केयर में 72 घंटे में इलाज शुरू हो जाता है। आज भारत में हार्ट सर्जरी 8 से 15 लाख, कैंसर ट्रीटमेंट 12 से 25 लाख, आईसीयू का 25,000 रुपए डेली। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पे वेटिंग लिस्ट, बेड की शॉर्टेज और हर तरफ अनहाइजीनिक सिचुएशन। अब एजुकेशन की ही समझ लीजिए बात। प्रीमियम स्कूल में बच्चे को अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में पढ़ाना है तो 5 से 8 लाख रुपए तो डोनेशन लग जाता है। एनुअल फीस 3.5 से 4.5 लाख जोड़ लीजिए। बुक, यूनिफॉर्म, एक्स्ट्रा ये सब जोड़ के 2-3 लाख और हर साल का कॉस्ट 4-5 लाख अलग से स्कूल वाले ले लेते हैं। मतलब केजी से 12 तक की पढ़ाई 60 से 70 लाख आज आम हो गई है। और गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप लेके अपने बच्चे को जाते हैं तो ब्रोकन सीट, कोई टॉयलेट नहीं है, टीचर आता नहीं है। अब बच्चे क्या वहां पे पढ़ेंगे? और आपने पढ़ा लिखा भी लिया तो जॉब का भी हाल देख लीजिए। आज एमबीए ग्रेजुएट टायर 2 सिटी में एवरेज 3.5 से 4 लाख ही पाता है। बहुत सारे ऑफर में तो 20 से 25 हजार एमबीए ग्रेजुएट को मिलने लगे हैं। इतने सब के बाद अब टैक्स देके हमको क्या मिल रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, हॉस्पिटल प्राइवेट में इलाज कराओ, वाटर के लिए प्राइवेट टैंकर मंगाओ और सोसाइटी में प्राइवेट मेंटेनेंस रखो। हम लोग टैक्स दे रहे हैं वर्ल्ड क्लास और सर्विस मिल रही है थर्ड क्लास। अगर आप भारत की रैंकिंग पूरी दुनिया में समझना चाहते हैं तो आप हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स देख लीजिए। इस साल का इंडिया की 83th रैंक है। वीजा फ्री एक्सेस सिर्फ 57 कंट्रियों में भारत वालों को मिलता है। सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है, जहां पे वीजा फ्री 193 कंट्रीज में। वहीं यूएई की बात कर ले तो उसका 7वां रैंक आता है, 184 कंट्रियों में वीजा फ्री है। आज इंडियन पासपोर्ट ग्लोबल सेकंड क्लास सिटीजन बन चुका है। टैक्स प्रॉब्लम तो यहाँ पहला विलेन था, पर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बड़ा विलेन है, क्योंकि इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टेन हो रहा है। पर सबसे डेंजरस विलेन अभी बाकी है, वो विलेन जो हमारे दिमाग में है, प्रोग्रामिंग है, मेंटल कंडीशनिंग है। चलिए बताते हैं। मेंटल प्रोग्रामिंग जो जनरेशन से जनरेशन हमारे देश में पास होती आई है। टाइमलाइन से समझाते हैं। 1947 से 70 का समय, भारत में इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी और शास्त्री जी का विजन था। नेशन बिल्डिंग की बातें होती थी और मैसेज था देश के लिए सैक्रिफाइस करो और इंडिया को बनाओ, जिसमें आईटीज बने, आईआईएम बने और गोल था इंडिया को बढ़ाना है। वहीं 1971 से 91 देखिए तो गवर्नमेंट जॉब का कल्चर आया, उसी को सक्सेस माना जाने लगा। उस समय लाइसेंस राज चल रहा था और सोशलिज्म के दौर में सक्सेस का मतलब हो रहा था आईएएस ऑफिसर, बैंक मैनेजर और गवर्नमेंट इंजीनियर, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी, पेंशन और रिस्पेक्ट तीनों मिल रही थी इंडिया में। अब 1991 से टर्निंग पॉइंट आया, इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, एमटीवी आया, कोका कोला आया, मैकडोनल्ड आया और एक नया मैसेज आया, फॉरेन का मतलब है सक्सेस। अब 1991 से 2010 के बीच में आईआईटी और सिलिकॉन वैली की बात होने लगी। आईटी सेक्टर की वीडियो में हमने डिटेल में बताया था, जहां आईटी ग्रेजुएट का एक ही सपना देश में होता था, यूएस जाना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक में जॉब पकड़नी है, जिससे भारत में ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया। सरकार ने इस पे कुछ भी नहीं किया और उसके बाद 2010 से 20 के बीच में स्टार्टअप्स एग्जिट करने लगे। भारत में स्टार्टअप बूम आया, पर एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या थी? फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट को बेच दो जो यूएस का है, हॉटस्टार डिज्नी को बिका जो यूएस का है, साथ ही ओला इलेक्ट्रिक में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाकी ढेरों इंडियन स्टार्टअप में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। मतलब स्टार्टअप इंडियन पर ओनरशिप फॉरेन। अब 2020 से 25 के बीच में दुबई गोल्डन वीजा का टाइम आ गया है। टैक्स फ्री लाइफस्टाइल है, जहां सेफ्टी है, बेटर स्कूल्स मिलते हैं, नए एस्पिरेशनल डेस्टिनेशन है, हर जनरेशन को प्रोग्राम किया गया है। असली सक्सेस बाहर है। अब नेशनल इकोनॉमिक रिसर्च बताती है कि इंडिया में टॉप 1000 आईआईटी में रैंक लाने वाले 36% लड़के देश छोड़ देते हैं और उनमें से भी जो 100 रैंक के अंदर आए हैं उनमें से 62% लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। और जाते कहां हैं? 65% यूएस चले जाते हैं। वही यूएस जो सालों से हमारा ब्रेन सक कर रहा है। और यही प्रोग्रामिंग शादी मार्केट में भी दिखती है।
एनआरआई ग्रूम्स को आज इंडियन ग्रूम्स के सामने ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी है। और दहेज का एक्सपेक्टेशन अगर इंडिया बेस्ड ग्रूम है तो 15 से 20 लाख मिलता है, एनआरआई ग्रूम है तो 40 से 60 लाख मिलता है। मतलब सेम लड़का अगर यूएस में है तो उसकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है, क्योंकि परसेप्शन है बेटा बाहर सेटल है, लाइफ सेट है। आप इंस्टाग्राम देखो, लिंक्डइन देखो, सबकी बायो कोई टोरंटो, कोई सैन फ्रांसिस्को, कोई दुबई यूएई दिखा रहा है। आज ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग पॉलिटिशियंस ने किया। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बच्चे साल 1990 से 2025 तक देख लीजिए, होम मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर तक आप ढूंढेंगे तो आपको सबके बच्चे बाहर ही मिल जाएंगे। और आज की गवर्नमेंट में भी देखिए तो कई मिनिस्टर जैसे कि निर्मला सीतारमण जी, एस जयशंकर जी या पीयूष गोयल जी, इन सब के बच्चे बाहर ही पढ़े हैं। विकसित भारत का नारा है, आत्मनिर्भर का जुमला है और अमृत काल की बात है। ये सब आम आदमी के लिए है। अपने बच्चे बाहर पढ़ने चाहिए। अब इससे यंग जनरेशन को क्या मैसेज जाता है? मतलब बेटा अगर तुम प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तब भी तुम्हारे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। ये कॉलोनियल हैंगओवर नहीं है, ब्रिटिश ने हमें कोई प्रोग्राम नहीं किया, हमने खुद अपने बच्चों को ऐसा ही बनाया है। बड़ी सक्सेस का मतलब देश के बाहर है। ये बिलीफ डीएनए में हमारे घुस गया है। अब इससे मिडिल क्लास का फ्यूचर खतरे में है, पर एग्जैक्टली कैसे? आइए डेटा से समझा देते हैं। एक बिलियनियर जब देश छोड़ता है तो 1000 लोगों की जॉब पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। 150 से 200 उनके खुद के एम्प्लॉइज होंगे। साथ ही फंडेड स्टार्टअप पे 300 से 400 जॉब्स होंगी। और जब इन्वेस्टर देश छोड़ देता है तो वो बाहर की कंपनियों में पैसा लगाता है। जैसे कि विराट कोहली जब लंदन शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपना स्टार्टअप 18 बेच दिया। इसी तरह एक बिलियनियर जब रहता है तो वो कंजम्पशन भी करता है, जिससे 500 से 600 जॉब चलती है। जैसे कि उसकी सिक्योरिटी, लग्जरी कार्स, होटल, रेस्टोरेंट, सर्विसेज। कुल मिला के 1000 से ज्यादा लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है जब एक बिलियनियर देश छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब 2024 में 4300 लोग छोड़ के गए। मतलब 1000 लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ तो कुल 43 लाख लोगों की लाइफ सफर हुई। तुम्हारा प्रमोशन साल भर से रुका है क्योंकि एंजल इन्वेस्टर दुबई शिफ्ट हो गया है। तुम्हारे सिटी में मॉल्स की स्पेंडिंग कम हो रही है क्योंकि बिलियनियर अब देश में खर्च ही नहीं कर रहे हैं। और इंडियन स्टार्टअप्स की ही बात कर लीजिए, जहां 2021 में $42 बिलियन की फंडिंग हुई, वही 2025 में गिर के $15 बिलियन पे है। मतलब जो स्टार्टअप स्केल कर रहे थे अब वो ले ऑफ कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। तुम्हारे सोसाइटी में शर्मा जी का बेटा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना 95 लाख का पैकेज पाया, अब दुबई शिफ्ट हो चुका है क्योंकि वहां बेटर ऑफर है, बेटर टैक्स है। मतलब जितने लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो चले गए और जितने रिस्पॉन्सिबल बच गए उन पे प्रेशर बढ़ गया। अब तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का क्या? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, जॉब कम हो रहे हैं, फंडिंग ड्राई हो रही है और कॉस्ट बढ़ रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर के। तुम्हारा बच्चा भी आज से 10 साल बाद सोचेगा पापा मुझे भी दुबई भेजो। पर इसमें एक फैक्ट और है। आप एसपी एनआरआई की अगर रिपोर्ट देखें तो 60% एनआरआई इंडिया वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि सबको अपनी रूट से बहुत प्यार होता है। और देश के बाहर जितने भी लोग हैं वो देश से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इंडिया की क्वालिटी ऑफ लिविंग की वजह से कोई वापस नहीं आना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ कई लीडर्स इसी देश में रुक के देश बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप रतन टाटा जी और उनकी फैमिली को ही देख लीजिए, उन्होंने सब कुछ देश को दिया। मुकेश अंबानी का जियो रिवोल्यूशन आया जिसमें लाखों जॉब उन्होंने देश में ही पैदा किए। नारायण मूर्ति जी ने इंफोसिस देश में ही रख के बनाया जिसमें उन्होंने लाखों एम्प्लॉइज बनाए। अजीम प्रेम जी ने 21,000 करोड़ देश की एजुकेशन पे डोनेट किया है। वो भी यूएस सेटल हो सकते थे, स्विट्जरलैंड जा सकते थे, टैक्स फ्री दुबई जा सकते थे, पर वो यहीं रुके क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देश में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के 3.5 लाख मिलेनियर इस बात के प्रूफ हैं कि इस देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है। बट सवाल है कि सिस्टम इतना टॉक्सिक क्यों है कि वेल्थ क्रिएटर्स यहाँ रुकना ही नहीं चाहते। आज यंग जनरेशन के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इसी इकोसिस्टम के बिल्डर बनिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए और इंडिया को बेहतर बनाइए रतन टाटा जी की तरह। दूसरी चॉइस है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ चूज करिए और टैक्स फ्री दुबई या सिंगापुर में जाके शिफ्ट हो जाइए या यूएस की अपॉर्चुनिटीज देखिए। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं क्योंकि दोनों में लॉजिक है। पर एक बात पक्की है, अगर सिस्टम फिक्स नहीं हुआ तो देश के बाहर जाना रुकने वाला नहीं है और तब मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सफर करेगा क्योंकि तुम्हारे पास एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? बड़े बड़े एआई के आइडियाज नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बस 4 चीजें दोस्तों फिक्स करनी होगी।
और एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना होगा। चलिए समझा देते हैं कैसे ये देश बदलेगा। भारत में कुल 3,57,000 मिलेनियर्स हैं, 1,16,000 मल्टी मिलेनियर्स हैं और 16,000 अल्ट्रा HNIs हैं और 271 बिलियनियर्स हैं। दोस्तों पहला सॉल्यूशन है देश में जवाबदेही होनी चाहिए। अगर कोई पॉटहोल खुला है तो वो 48 घंटे में रिपेयर हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का नाम पब्लिक बोर्ड पे होना चाहिए अगर वो फेल हुआ, और साथ ही उसे 10 साल के लिए इंडस्ट्री से बैन होना चाहिए, साथ में उसका एसेट भी सीज हो जाना चाहिए। गुड़गांव में 8 लोग मरे, कोई जिम्मेदारी नहीं हुई। ये सिस्टम चेंज तभी होगा जब किसी की जिम्मेदारी बनेगी। दूसरा सॉल्यूशन है लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। AI कैमरास आज आसान हो चुके हैं जिससे इंस्टेंट चालान, कोई ब्राइब सिस्टम देश में नहीं होना चाहिए और रेकलेस ड्राइविंग पे सीधे कार को स्क्रैप करना चाहिए, जैसा कि आप दुबई का मॉडल देखते हैं। इसके साथ ही किसी भी धर्म का रिलीजियस एक्टिविटी देश के रोड पे नहीं होना चाहिए। पब्लिक रोड का मतलब पब्लिक रोड होना चाहिए। किसी भी रिलीजन के लिए आप स्टेडियम बुक करो, आप फील्ड बुक करो, रोड नहीं, रोड तो पब्लिक का होना चाहिए। और तीसरा सॉल्यूशन, ये सबसे बोल्ड है, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में होने चाहिए। उनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी होना चाहिए और उसी दिन से ये देश बदल जाएगा। फैसिलिटीज एक रात में भारत में बदल जाएंगी, क्योंकि जब इंडिया के लॉ मेकर्स के बच्चे उसी स्कूल्स और उसी हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनको बदलना जरूरी हो जाएगा। चौथा सॉल्यूशन, एग्जिस्टिंग सिटीज को मत बढ़ाओ, नए सैटेलाइट सिटीज बनाने होंगे जो बिल्कुल ब्रांड हो और क्लीन और अफोर्डेबल भी हो। एक आम आदमी अपने सैलरी के 5 गुना रेट पे उसे कम से कम खरीद सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में फीडबैक रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। इंडिया का सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है, आम आदमी की आवाज गवर्नमेंट तक कभी पहुंचती ही नहीं है। ट्विटर पे चाहे वायरल हो जाए बट एक्शन नहीं होगा। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है सेंट्रल ग्रीवांस ऐप होना चाहिए। फोटो अपलोड करो, 72 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स होना चाहिए, नहीं तो जो भी ऑफिसर है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। साथ ही सिटीजन ऑडिट पैनल होना चाहिए, रैंडम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल चेक करें। साथ ही लाइव परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड होना चाहिए। पॉलिटिशियंस की सैलरी मतलब परफॉर्मेंस से उनके लिंक होनी चाहिए। अगर कोई वार्ड फेल हो जाए तो उनकी फंडिंग बंद होनी चाहिए। दोस्तों ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, आज के टेक एरा में ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। जब TCS, इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनियों को आसानी से चलाया जा सकता है प्राइवेट मॉडल पे, तो गवर्नमेंट सिस्टम भी वैसे ही वर्क कर सकता है। मिडिल क्लास आज स्टक है क्योंकि सिस्टम रिपेयर होना चाहिए, फीडबैक का लूप होना चाहिए। अब आखिरी सवाल कि कल अगर तुम्हें एक ऑफर मिले, सेम जॉब, दुबई में सैलरी, साफ हवा और बेटर लाइफ, तो तुम इंडिया में रहोगे या दुबई चले जाओगे? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताइए, मैं जज नहीं करूंगा। पर एक बात याद रख लो, 2025 में 3,500 लोग कहा जा रहा है कि भारत से जा रहे हैं, पर 60% NRI वापस भी आना चाहते हैं। अगर देश का सिस्टम फिक्स हो गया तो ये बाहर जाना रुक सकता है। डिसीजन तुम्हारा है। मैं दीपक रॉय, डिजिटल लॉट से, यहाँ पे डिसीजन दोस्तों तुम्हारा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं तो आप अपने ग्रुप्स में इसको डालिए, जिससे गवर्नमेंट तक हमारी बातें पहुंच सके। और अगर आपने भारत की IT इंडस्ट्री की गिरती हुई हालत को समझना है तो आप ये वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली केस स्टडी में।